हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस सीरीज में हम इलेक्ट्रिशियन के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ पर बात करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस, जिसमें कि देखेंगे ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ और सीरीज पैरेलल सर्किट और रेजिस्टेंस के बारे में। और हाँ दोस्तों, अगर आप ITI फर्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या CITS डिप्लोमा में पढ़ रहे हो या आप टेक्निकल हेल्पर DRDO, UPCL TG2, DMRC, इसरो, JMRC इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इसके प्रति जो आपका रेस्पॉन्स होगा उसी के आधार पर हम आगे भी इसी प्रकार से वीडियो बना पाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें कि दे रखा है रंग कोड विधि यानी कि कलर कोड मेथड के द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है आपको। जैसे कि आपको डायग्राम में एक कलर कोड प्रतिरोध दिखाई दे रहा है। ये किस प्रकार का कलर कोड प्रतिरोध है? 4 बैंड का है, ठीक है ना। 4 बैंड का भी होता है, 5 बैंड का भी होता है और 6 बैंड का भी होता है। वो मैंने आपको अलग से वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से कलर कोड प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, तो आप वहां से ये वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों इसकी पहली पट्टी के अंदर रेड कलर दे रखा है और आपको पता है दोस्तों रेड कलर का मान होता है 2 और दूसरी पट्टी के अंदर दे रखा है ग्रीन और आपको पता है ग्रीन का मान होता है 5 और उसके बाद में तीसरी पट्टी में दे रखा है ऑरेंज यानी कि ऑरेंज का मान होता है 10⁻³ और गोल्ड का मान होता है ±5%। ये आपको पता होगा। जैसे कि डायग्राम में आपको सारणी दिखाई दे रही है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। और ट्रिक भी मैंने अगली वीडियो में आपको बताई थी, तो वहाँ जाके पहले वो वीडियो भी देख लें, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार आपको सॉल्व करवाया है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी आपको वापस समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास में CRO के मान आ गए, अब हम क्या करेंगे, पहली पट्टी का और दूसरी पट्टी का मान को पास में रख देंगे और तीसरी पट्टी के मान को यानी कि मल्टीप्लायर को इंटू कर देंगे यहाँ से 10⁻³ और प्लस माइनस को पीछे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मान आ गया 25 × 10⁻³ ±5%। तो दोस्तों ऑप्शन पे देखते हैं, जैसे कि इसमें C ऑप्शन में दे रखा है 25 × 10⁻³ ±5%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? C। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB 400 ओम है और QBC 200 ओम है और SAO का मान है 12 ओम। जैसे कि दोस्तों आपको डायग्राम के अंदर एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है और इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर आपको मान ज्ञात करना है RDC का, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है RDC, ये इसका मान हमारे को करना है ज्ञात। और उसके बाद में PAB का मान दे रखा है 400 ओम, PAB का मान दे रखा है 400 ओम और QBC का मान दे रखा है 200 ओम और SAB का मान दे रखा है 12 ओम। तो इस प्रकार से 3 तो मान दे रखे हैं और 100वां मान हमारे को ज्ञात करना है। और दोस्तों आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज का कार्य होता है मध्यम प्रतिरोध को मापने के लिए और एक अज्ञात मान के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है दोस्तों कि मैंने आपको बताया तब पूरी सॉल्व करके कि किस प्रकार से आपको यहाँ से ज्ञात करना है। तो सीधा आज डायरेक्टली देखते हैं कि P यहाँ पे दे रखा है, S यहाँ पे दे रखा है, P/S, Q यहाँ पे दे रखा है, R यहाँ पे दे रखा है, तो Q/R। अब इसके मान रख देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों P का मान हमारे पास में दे रखा था 400 और S का मान दे रखा था 12 और Q का मान दे रखा था 200 और R का मान हमारे को ज्ञात करना था। तो R बराबर हो जाएगा 200 × 12/400। यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गए, 2 का 4 में 2 बार और 2 का वापस भाग दिया तो 6। तो R बराबर हमारे पास में कितना आया? 6 ओम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 ओम का। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है B ऑप्शन में 6 ओम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 ओम। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताइए। तो दोस्तों जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है ये वोल्ट मीटर, इसका पाठ्यांक कितना आएगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर परिपथ शॉर्ट सर्किट है
तो उसके अंदर धारा होगी अनंत और प्रतिरोध कितना होगा, शून्य। अगर परिपथ ओपन है तो उसके अंदर धारा होगी शून्य और प्रतिरोध होगा अनंत। यह आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर परिपथ क्या है, ओपन है, और ओपन होने के कारण धारा इसमें से क्या होगी, शून्य होगी, क्योंकि धारा आगे प्रवाहित नहीं हो पाएगी। प्रतिरोध भी अनंत होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, वोल्टेज को सह करें, एक इस सिरे से एक इस सिरे से, और वोल्टेज यानी कि वोल्ट मीटर से हम सह करते हैं, और वोल्ट मीटर लगा होता है समांतर क्रम में। यानी कि एक यहाँ से वायर आ रहा है और दूसरा वायर यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी कि ये पूरी जो सप्लाई वोल्टेज है उसको ये मापेगा वोल्टेज। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सप्लाई वोल्टेज पे जितनी वोल्टेज है उतनी ये वोल्ट मीटर मापेगा। सप्लाई के अंदर हमारे 18 वोल्टेज आ रही है और ये वोल्ट मीटर क्या कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज को सह कर रहा है। तो यानी कि सप्लाई में जितनी वोल्टेज आएगी ये वोल्ट मीटर वहां पे मापेगा, पाठ्यांक देगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि सप्लाई में जितनी वोल्टेज आएगी ये वोल्ट मीटर उतनी मापेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18, यानी कि डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है श्रेणी परिपथ यानी कि सीरीज सर्किट का उपयोग है। तो आपको बताना है, तो सीरीज सर्किट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है वो आपको बताना है। जैसे कि दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन कि वोल्ट मीटर संयोजन, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगता है, न कि सीरीज क्रम में। ठीक है, उसके बाद में अगले ऑप्शन पे बात करते हैं, घरों में प्रकाशीय परिपथ। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे घरों के अंदर जो वायरिंग होती है वो समांतर सर्किट होता है, न कि सीरीज सर्किट। तभी तो हमारे जैसे कि एक यहाँ पे फैन लगा हुआ है, एक यहाँ पे फ्रिज लगा हुआ है, एक यहाँ पे कूलर लगा हुआ है, तो सभी पे अगर आप वोल्टेज सह करोगे तो वहाँ पे जितनी सप्लाई में वोल्टेज आ रही है उतनी वोल्टेज बताएगी। यानी कि हमारे घर की जो लाइटें हैं सभी वो समांतर कनेक्शन के अंतर्गत संयोजित होती है। तो दोस्तों ये भी आंसर इसका गलत हो जाएगा। उसके बाद में अगले आंसर पे बात करते हैं। इसमें दरकार है ए मीटर में शंट प्रतिरोध। तो दोस्तों आपको पता है एक होता है अमीटर, और अमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध जोड़ते हैं, यानी कि ये भी समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट आंसर दे रखा है वोल्ट मीटर का मल्टीप्लाई प्रतिरोध। यानी कि दोस्तों आपको पता है वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम उसके श्रेणी क्रम में हम उच्च मान का प्रतिरोध लगाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर सीरीज सर्किट है हमारे पास में और वो भी ओपन है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि खुले परिपथ के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। यानी कि अगर खुला परिपथ है और वहां पर हम सह करेंगे अगर वोल्टेज, तो दोनों ओर हमारे को जो सप्लाई वोल्टेज है वो हमारे को दिखेगी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। R3 का मान ज्ञात करने के लिए हमारे को पता होनी चाहिए इस सर्किट के अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, और धारा अगर हमारे को मिल जाएगी तो हम प्रतिरोध का मान आराम से ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का समांतर सर्किट है। और अगर हमारे को प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, R बराबर क्या होता है V/I। तो दोस्तों V यहाँ पे दे रखा है, यानी कि 120 वोल्टेज, और करंट हमारे को इस सर्किट में ज्ञात करनी है, और करंट अगर पता चल जाएगी तो इस सर्किट का प्रतिरोध भी हमारे को पता चल जाएगा। तो दोस्तों अब पहले क्या करते हैं, इन दोनों सर्किट में जितनी करंट प्रवाहित हो रही है वो ज्ञात करते हैं, और बाद में टोटल करंट को इस 12 में से माइनस कर देंगे और पीछे बचेगी वो R3 सर्किट के अंदर करंट प्रवाहित होगी। तो R1 की करंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, I1 बराबर V/R। V कितना है 120 और R कितना है 4। I1 बराबर आ जाएगा हमारे पास में 6 एम्पियर, यानी कि इस सर्किट के अंदर 6 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रही है। उसके बाद में इस सर्किट की बात करते हैं। I2 बराबर हम करेंगे ज्ञात, तो 24/6 यानी कि 4 एम्पियर इसमें प्रवाहित हो रही है, और पीछे से आ रही 12 एम्पियर, यानी कि 10 एम्पियर दोनों सर्किट में प्रवाहित हो जाती है, और पीछे कितनी रहेगी 2 एम्पियर, जो कि इस सर्किट में प्रवाहित हो रही है। अब हमारे को पता चल गया इस सर्किट के अंदर 2 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रही है, और वोल्टेज कितना आ रहा है 120 वोल्टेज, क्योंकि ये समांतर सर्किट है, और समांतर सर्किट होने के कारण हर एक सर्किट के अंदर वोल्टेज समान रहती है। तो यहाँ से हम करते हैं ज्ञात, वोल्टेज हमारे पास में है 120 और करंट हमारे पास में आई है 2, तो बराबर आ जाएगा 12, यानी कि इस R3 प्रतिरोध है उसका मान कितना हो जाएगा 12 ओम।
तो दोस्तों जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 12 ओम इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघुपति कर दिया जाए। जैसे कि दोस्तों आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक सिरा दिख रहा है ए और दूसरा दिख रहा है बी। इन दोनों सिरों को अगर शॉर्ट कर दिया जाए तो इस परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, यानी कि इस परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट सर्किट परिपथ के अंदर R बराबर होता है शून्य और I बराबर होता है अनंत। यानी कि अगर शॉर्ट सर्किट परिपथ की बात करें तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस कितना होगा शून्य और करंट कितनी होगी अनंत। अगर हम ओपन परिपथ की बात करें तो वहां पर करंट I बराबर होगी शून्य और R बराबर वहां पे होगा अनंत ओपन सर्किट के अंदर। और यहां पर हमारे को शॉर्ट सर्किट बताया है, तो शॉर्ट सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कितना होगा शून्य, क्योंकि यहां से धारा प्रवाहित होगी, यहां से होती हुई सीधी यहां से होती हुई यहां प्रवाहित हो जाएगी। तो यहां पर प्रतिरोध कितना होगा शून्य और धारा इसमें अधिकतम बहेगी। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है यदि तापमान में वृद्धि के साथ उसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है आपको बताना। दोस्तों क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर में वृद्धि करें, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएं तो प्रतिरोध भी साथ में बढ़ता है। तो इस प्रकार के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि रेसिस्टर, जिसको बोलते हैं हम पीटीसी। और पीटीसी यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, धनात्मक ताप गुणांक। अगर हम वेरिस्टर की बात करें जिसको बोलते हैं VDR, यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, और थर्मिस्टर जो कि होता है NTC, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और VDR के अंदर भी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, यानी कि ये दोनों ऋणात्मक ताप गुणांक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक होता है LDR, यानी कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम प्रकाश को बढ़ाएंगे तो वहां पे प्रतिरोध क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि करंट इंटू टाइम होता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है चालकता की इकाई क्या है, यानी कि कंडक्टेंस की यूनिट क्या है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें चालकता यानी कि कंडक्टेंस प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और चालकता का कार्य होता है धारा को प्रवाहित करने में सुगमता प्रदान करना। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि महो। जिस तरीके से प्रतिरोध का मात्रक होता था ओम, उसी तरीके से इसका उल्टा होने के कारण इसका मात्रक होता है महो, जिसको इस तरीके से चिन्हित करते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब दोस्तों थोड़ा सा आपको सरल भाषा में बताएं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध के अंदर कितना परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं तापमान गुणांक, यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और उसी के आधार पर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं कि RT माइनस R0, यानी कि प्रतिरोध के अंदर कितना परिवर्तन होता है वो किसके ऊपर इफेक्ट करेगा, R0 अपॉन T1 अपॉन 0, यानी कि टेम्परेचर में कितना परिवर्तन हुआ और पहले का प्रतिरोध कितना है उसका इनटू और प्रतिरोध में कितना परिवर्तन आया वो इन दोनों के समानुपाती होता है। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें बैटरी यानी कि इसके अंदर होती है डीसी विद्युत,
किस प्रकार की विद्युत होती है इसके अंदर? डीसी विद्युत। और डीसी विद्युत को सह करने के लिए हम प्रयोग करते हैं एमसी प्रकार के वोल्टमीटर का। यानी कि आपको बताया था मैंने, एक होता है एमआई टाइप और एक होता है एमसी टाइप। दो हमारे वोल्टमीटर को या फिर ए मीटर को होता है। एमसी प्रकार के जो मीटर है उनका प्रयोग हम केवल डीसी विद्युत पर ही कर सकते हैं, और जो एमआई टाइप मीटर है उसका प्रयोग हम एसी और डीसी इन दोनों पर कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे कह रहा है कि बैटरी की ध्रुवता सह करनी है और बैटरी के अंदर होती है डीसी, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एमसी टाइप वोल्टमीटर का प्रयोग करेंगे, यानी कि मूविंग कॉइल वोल्टमीटर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मूविंग कॉइल वोल्टमीटर, सल कुंडली वोल्टमीटर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्विज के अंदर। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे कि हम जैसे ही नए वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।